हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीपी यादव क्लासेस। गाइस, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो मूल कर्तव्य है उसमें से एक मूल कर्तव्य हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की बात करता है। इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव, इन सब चीज़ों को रखा जाता है। इनकी रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखना, ये कर्तव्य के रूप में बताया गया है। नमस्कार एवरीवन, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पर्यावरण संरक्षण टॉपिक पर, जो यूनिट 10 से रिलेटेड है, यूनिट 10 से रिलेटेड है। ओके। और टॉपिक पर आने से पहले आप हमारी टीम के बारे में देख सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि आप अगर कंटिन्यू चैनल पे आते हैं तो आपको टीम के बारे में पता होगा। 1 सेकेंड। ओके। तो ये काली चौधरी मैम है, ये वुमेन स्टडीज आपको टीच करती हैं। इसके बाद ये कविता साहू मैम है, पेपर वन के लिए। सर आपको सीपी यादव सर पेपर टू बायोलॉजी टीच करते हैं और मैं आपको हिंदी में। ओके, ये हमारी टीम है, ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है, नंबर बहुत ही सरल है, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, याद भी आसानी से हो जाता है। तो ये ईमेल है, ईमेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हमारा जो टॉपिक है उस पर हम आज डिटेल चर्चा करेंगे। और टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और हर बार क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब है कि ये टॉपिक हमें ध्यान से पढ़ना होगा। और ध्यान से पढ़ने का सेंस ये है कि जो चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊँ उनको या तो आप नोट करते जाइए, या जो है आप उसको याद रखिएगा। ठीक है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में भी जान लेते हैं ब्रीफ में। ये टेलीग्राम जो है पेज है, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं। फिर भी 5 क्वेश्चन पर डे, हिंदी और इंग्लिश, और साथ ही पेपर वन और पेपर टू के पोस्ट किए जाते हैं। साथ ही कोई न्यू इन्फॉर्मेशन होती है उसको पोस्ट किया जाता है। इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पर पोस्टर पोस्ट किए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। और फेसबुक पोस्ट, जो हमारा फेसबुक है, इस पे भी पोस्ट बहुत सारी होती हैं इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट होती है फेसबुक में पोस्ट किया जाता है। तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े। और इसके बाद अगर हम बात करें यूट्यूब चैनल की, तो अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर पहली बार नहीं आए हैं, कंटिन्यू है, तो कमेंट भी करें, देखें तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। तो गाइस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के क्रम में जैसा कि हम आपको बताते हैं, हमारे क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं। ठीक है। और हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। उन सब चीज़ों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और 149 कितने में? 149। तो 149 बहुत ही कम जो है फीस रखी गई है, ताकि सब बच्चे इससे जुड़ सके। और सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। किसी बच्चे का कमेंट आया था कि सर हिंदी और इंग्लिश को लेके कुछ कमेंट आया था, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ये दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है। तो हमारा जैसे जो टॉपिक है उस हिसाब से हम आज बात करते हैं। ठीक है। यहाँ पर 2 लाइनें दी गई हैं पर्यावरण से संबंधित। पेड़ हमें जीवन देते हैं, उन्हें काट कर हम अपने जीवन की डोर कमजोर कर रहे हैं। तो आप पेड़ के महत्व को तो समझते ही होंगे। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पेड़ का इतना ज़्यादा महत्व है। जब हम भीषण गर्मी से परेशान होते हैं, उस दौरान जब हम कहीं रास्ते में होते हैं, या अन्य विभिन्न प्रकार की चीज़ें, जब हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों से गुजरते हैं, चाहे फल हो, फ्रूट हो, जानवर के लिए चारा हो, विभिन्न चीज़ों में हमें पेड़ और उनसे संबंधित जो अन्य घास से संबंधित छोटे छोटे पौधे होते हैं उनका काफ़ी महत्व है। तो आई होप उस महत्व से आप ऑलरेडी परिचित होते हैं होंगे। बहुत सारे फल फूल डायरेक्ट हमें पेड़ से ही मिलते हैं। तो पेड़ के महत्व के बारे में, और उससे बहुत सारी लकड़ियाँ मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अब कहने का मतलब है कि हमें पेड़ को बेवजह नहीं काटना है। जो अगर हम एक पेड़ काटें तो हम कोशिश करें कि और पेड़ लगा दें। हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए आज ही कदम उठाने होंगे, कल हो सकता है बहुत देर हो जाए। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हमें प्रकृति को अनदेखा नहीं करना है, हमें उसका उपयोग करना है, तो उसके संरक्षण के बारे में भी सोचना है। हमारा टॉपिक ही आज का पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित है। एक बहुत ही प्यारे शायर है तहलीफ हाफिज, उन्होंने लिखा कि पेड़ मुझे हसरत से देखा करते थे, मैं जंगल में पानी लाया करता था। पेड़ मुझे हसरत से देखा करते थे, मैं जंगल में पानी लाया करता था। यानी कि कहने का सेंस ये है कि पेड़
जो है ये उस सेंस में कहा जा रहा है कि कहीं कोई एक जंगल था, शायद वो अब नहीं है। तो उस सेंस में ये कहा जा रहा है कि पेड़ मुझे हसरत से देखा करते थे, मैं जंगल में पानी लाया करता था। तो हमें यहाँ पर पर्यावरण को समझना है, उसके पेड़ को समझना है, उसके महत्व को समझना है। पर्यावरण का मतलब केवल पेड़ से नहीं होता है। जनरली पर्यावरण संरक्षण में, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में पेड़ों का महत्व काफी ज्यादा होता है। आइए हम धीरे धीरे जब चीजें समझेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे इसमें। और इसमें मैंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी ऐतिहासिक बैकग्राउंड है पर्यावरण का, और भारत में जो अब तक कदम उठाए गए, उन सब चीजों पे मैंने डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा, तभी आप पूरा फायदा इसका उठा पाएंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने दो लाइनें पढ़ी, तहजीब हाफिज की एक लाइन पढ़ी, और अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमें यार डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंस इसके बारे में आप ऑलरेडी समझते हैं कि ये जितने भी एक्ट हैं एग्जाम में आते ही रहते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण की परिभाषा देखेंगे कि पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतर क्रिया का सम्मिलित रूप है। भौतिक घटक क्या होते हैं? तो भौतिक घटक के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। और जैविक घटक क्या होते हैं? तो जैविक घटक के अंतर्गत मनुष्य, जीव जंतु, ये सब चीजें आती हैं। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतर क्रिया का एक सम्मिलित रूप है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पूछी भी जा सकती है गैस, इसे तो जरूर याद रखना। तो पर्यावरण जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। परि, जो हमारे चारों ओर है, आवरण, जो चारों ओर से घेरे हुए यानी ढका हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए या ढका हुआ। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की एक समष्टिगत इकाई है, यानी कि संपूर्ण इकाई है। तो ये चीजें पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण को परिभाषित करती हैं। और बहुत सारी चीजें, जो प्रत्येक जीव पर्यावरण से जुड़ा होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव का अस्तित्व पर्यावरण से होता है। पर्यावरण जीवन का आधार है, ठीक है, बेस लाइन होती है लाइफ की। और मनुष्य अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो उसके लिए हवा की जरूरत होती है, ठीक है, जल, भोजन, विभिन्न प्रकार की चीजें हमें पर्यावरण से मिलती हैं। तो पर्यावरण के महत्व को हम जो है समझ सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अपने डिस्कशन को और बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों को उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण में वायु, ठीक है, पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि सब कुछ शामिल होता है। ठीक है, तो पर्यावरण में ये सब कुछ शामिल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पर्यावरण से संबंधित अन्य मुख्य चीजें जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। आप लगातार बने रहिएगा इस वीडियो में, आपको बहुत सारी काम की चीजें मिलने वाली हैं जो आपको इस बार नहीं तो हर बार वो क्वेश्चन आते रहते हैं जो यहाँ पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर देखें, और इसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से वर्तमान तक चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो 1968 68 में एक पुस्तक आती है जिसे पाल आर एहरलिश द्वारा लिखा जाता है, और उसका नाम है द पॉपुलेशन लॉ। इस पुस्तक में जनसंख्या विस्फोट को एक अनियंत्रित कैंसर बताया गया जो कि अधिक जनसंख्या, गरीबी, पर्यावरण में क्षरण, बेरोजगारी और अपराधों में वृद्धि तथा राजनीतिक अस्थिरता पैदा करती है। तो ये एक किताब आती है द पॉपुलेशन में, यहाँ पर ये चीजें बताई जाती हैं। उसमें एक चीज पर्यावरण में क्षरण भी जो है बताया जाता है। और जो जनसंख्या अधिक होती है तो उससे उसका प्रभाव पर्यावरण पे तो पड़ता ही, इस चीज से आप सभी अवगत हैं। उसके कुछ वर्ष बाद 1972 में द मेडोस व अन्य द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है द लिमिट टू ग्रोथ। इन दोनों पुस्तकों ने पर्यावरण व विकास संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डाला। 1972 में स्टॉकहोम में एक जो है सम्मेलन होता है जिसका नाम है यूएन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। यानी कि चीजें एक दिन में निकल कर नहीं आई, लगातार चीजें जो है क्रम चलता रहा और उसके फलस्वरूप चीजों का विकास होता रहा। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी 1972 में ही पारित हुआ। आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। अभी आपने देखा जब गर्मी होती है तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है लोग सहन नहीं कर पाते। इस बार दिल्ली में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर था, 53 डिग्री से ऊपर निकल गया था। ठीक है, तो और जब ठंडी होती है तो इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि लोग उसे जो है सहन नहीं कर पाते। ये सब क्या है? ये जो है कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का ही असर है।
इन सब के बीच 1987 में एक ब्रुकलैंड आयोग ने एक रिपोर्ट दी और उसने सतत विकास को स्पष्ट किया, उसकी परिभाषा दी। ठीक है, सतत विकास जनरली उस विकास को कहते हैं जिसमें वर्तमान पीढ़ियों का जो है, वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतें इस प्रकार पूरी की जाती हैं कि फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो जो है निगेटिव प्रभाव ना पड़े, उनकी भी आने वाली जो जरूरतें पूरी हो सके। कहने का मतलब है सतत डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। इस स्थिति को ध्यान में रखकर 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों द्वारा एक सम्मेलन हुआ जाता है जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, रियो सम्मेलन भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो इस सम्मेलन में सतत विकास संबंधी व अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाती है और ये क्रम लगातार चलता रहता है। 2002 में एक सम्मेलन होता है जोहान्सबर्ग में, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, और इस यहाँ पर सभी विश्व के देश पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं और अनेक उपाय सुझाए जाते हैं। वस्तुतः पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती का जीवन संरक्षण हो सकता है। यानी कि अगर पर्यावरण ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो धरती पर रहने वाले लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे। यूएनएफसीसी, ठीक है, जो कि ब्राजील में जो रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, वहां से निकल कर आया था। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ठीक है, ये 2005 में लागू हुआ है। तो इस प्रकार जो है ये सब चीजें पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित है। 30 नवंबर से जो है 12 दिसंबर 2023 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन होता है जिसे हम COP21 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो COP21 कब होता है? COP21 जो है दुबई में होता है और ये 2023 में होता है। COP21 आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और यहाँ पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाती है। विश्व के सभी देश इसमें इकट्ठा होते हैं। 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूएनएफसीसी की पार्टियों का सम्मेलन, जिसे आमतौर COP29 के रूप में जाना जाएगा, ये कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है अजरबैजान में। कहाँ पे होने वाला है? अजरबैजान में। ठीक है, तो ये अगर एग्जाम में आ जाए कि COP29 कहाँ होने वाला है तो अजरबैजान में होने वाला है 2029 में, 2024 में COP29। ठीक है, तो ये एक संक्षिप्त परिचय हमने दिया है। बहुत सारी चीजें इसमें कवर नहीं हो पाई हैं, जो कि पॉसिबल भी नहीं है एक वीडियो में कवर कर पाना, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ये एक संक्षिप्त परिचय है कि जो है पर्यावरण से संबंधित जो चिंताएं हैं, जो कंसर्न है, उस पर लगातार चर्चा हो रही है और होती रही है। इसके बाद हम देखते हैं विज्ञान के क्षेत्र में सीमित प्रगति होती है। नए नए आविष्कारों के स्पर्धा के कारण आज मानव प्रकृति पर पूर्णतः विजय प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहता है और इससे क्या होता है? इससे जो है प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और तीव्र औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बढ़ते शहरीकरण अर्बनाइजेशन, उपभोक्तावाद, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, इन सब चीजों ने मिलकर जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उस पर नकारात्मक प्रभाव डाला है और भारी दबाव डाला है। परिणाम स्वरूप दिन ब दिन का जीवन जो है कठिन होता जा रहा है। पक्षियों के लिए पेड़ नहीं है जहाँ वो अपने घोंसले बना सके। ठीक है, बहुत सारी चीजें, राहगीरों के लिए आराम करने के लिए रास्ते में पेड़ नहीं है। यानी कि बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। आजकल आप देखते हो कि प्राकृतिक आपदाएं इतनी ज्यादा घटित हो रही हैं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पर्यावरण का जो जलवायु परिवर्तन है उसका ही असर है। इसलिए समाज कार्य को प्राकृतिक पर्यावरण के साथ एकीकृत करने का महत्व काफी बढ़ गया है। और जो समाज कार्य है, ये सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो गवर्नमेंट की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनके माध्यम से, इन सब चीज़ों से लोगों को निपटने में, इन चीज़ों के प्रति, इनके खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करने में मदद करता है। पर्यावरण प्रदूषक श्वसन रोग, हृदय रोग और विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कम आय वाले लोगों के प्रदूषित क्षेत्रों में रहने और असुरक्षित जल पीने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इन समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं जब पर्यावरण सुरक्षित नहीं होता है, पर्यावरण स्वस्थ नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम आगे डिस्कशन करते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम, नीतियां और अधिनियम सामाजिक कार्यकर्ता इस कार्य में मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि भारत सरकार की पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी विभिन्न कार्यक्रम और नीतियां हैं
कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को लोगों के जो अभी मैंने चर्चा की ऊपर जो चिंताएं हैं उनसे बाहर आने में मदद करते हैं, और ये सब चीज़ें सामाजिक कार्यकर्ता के लिए मार्गदर्शन करती हैं कि किस प्रकार चीज़ों को लोगों की सहायता करना है, चीज़ों को नियंत्रित करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। जहाँ कहीं कोई डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। वीडियो को एक दो बार देखना, सब कुछ याद हो जाएगा। सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। अभी सारे बहुत इंपॉर्टेंट वन अधिनियम या जितने भी पर्यावरण से संबंधित अधिनियम है उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे पेड कोर्स में इस तरह की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में पेड कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, 149 में इस समय टेस्ट सीरीज दी जा रही है। 149 बहुत ही कम अमाउंट है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में टेस्ट सीरीज आने वाले एग्जाम के लिए एग्जाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आज हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को लेके आए हैं आपके लिए। अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, और इसके अंतर्गत लाइफ की बात करता है। तो सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 21 में जीवन के पूर्ण आनंद के लिए प्रदूषण मुक्त जल और वायु का आनंद लेना भी शामिल है। तो जब ये बात है तो भाई वायु कैसे मिलेगी? वायु तो हमें पेड़ों से ही मिलेगी, यानी प्रकृति संरक्षण बहुत जरूरी है। ठीक है, पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, तभी हमें जो है स्वच्छ वायु मिलेगी। प्रदूषण मुक्त जल तभी मिलेगा जब हमें प्रदूषण के महत्व के बारे में समझेंगे, उस प्रदूषण को कम करने में जो है अपना योगदान देंगे। भारत एक प्रकृति प्रेमी देश है। हमारे यहाँ अनेक वृक्षों की पूजा की जाती है, जिसमें तुलसी का वृक्ष है, कदम के वृक्ष पे भगवान कृष्ण जी ने लीलाएं की थी, और अनेक अनेक प्रकार के पीपल के, बरगद के पेड़ पूजे जाते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण प्रबंधन से संबंधित निम्न प्रकार के प्रावधान किए हैं जो यहाँ पर उल्लेखित है। सबसे पुराना जो प्रावधान है वो है भारत वन अधिनियम 1927। आप देख सकते हैं ये अंग्रेजों के जमाने का है। भारत जो है, इसके बाद है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में वन, जंगली जानवरों और पशु पक्षियों के संरक्षण की बात की गई है। इनके अवैध शिकार और विभिन्न प्रकार के नुकसान इनको न पहुंचाने के लिए चर्चाएं इस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को हाल ही में जो है संशोधित भी किया गया है 2023 में। इसके बाद जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, और ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस बार का आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ये सब क्रम से लगाने के लिए आए थे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जून जून 2024 में जो है इस पूरे सेक्शन से जो है क्वेश्चन आया था, और यहाँ पर हमें क्रम से लगाना था, ईयर बताने थे। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंस को आप समझ सकते हो। तो इस वीडियो को आप प्लीज जो है बहुत ध्यान से सुनना। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया है। ठीक है, और जल प्रदूषण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 में आया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, जिसके बारे में मैंने वन की जो है चर्चा कर रहा हूँ मैं वन के बारे में। तो 1980 में ये वन संरक्षण अधिनियम भी आया है। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसकी परिभाषा की मैंने चर्चा ऊपर की है, ये 1986 में आया है। जैविक विविधता 2002 में ये अधिनियम आया है। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, ठीक है, एनजीटी कब आया है? तो एनजीटी की स्थापना 2010 में होती है। कब होती है? 2010 में। एनजीटी के बारे में हम आपको बता दें कि एनजीटी की स्थापना तो यहाँ आप देख ही रहे हैं 2010 में हुई है, लेकिन एनजीटी दुनिया का जो है, भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है, थर्ड कंट्री, जिसने इस प्रकार के जो है ट्रिब्यूनल की स्थापना की है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है वो पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना। किस प्रकार? तेजी से निपटारा करना इसका कार्य है। और 2015 में इसी संस्थान ने या इसी प्राधिकरण ने आदेश दिया था कि 10 वर्षों से अधिक पुराने डीजल वाले जितने भी डीजल वाले जो साधन है वो दिल्ली एनसीआर में निवेश न करें, इस प्रकार की रोक लगाई थी। ठीक है, तो हम इसके महत्व को समझ सकते हैं एनजीटी के। और एनजीटी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो है ट्रिब्यूनल है। इसकी स्थापना 2010 में हुई है। ठीक है, इसके बाद हम राष्ट्रीय जल नीति के बारे में अगर देखें तो राष्ट्रीय जल नीति 1987 में आती है, फिर 2002-2012 में इसका संशोधन होता है। जल नीति के अंतर्गत होता क्या है? तो मुख्य काम जल नीति में ये होता है कि यहाँ पर जल संकट की समस्याओं से निपटा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? जल संकट की जो समस्याएं होती हैं उनसे निपटा जाता है।
जल की मांग और आपूर्ति का प्रबंधन किया जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र का कायाकल्प होता है, जो भी जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं। नदी संरक्षण को प्राथमिक महत्व दिया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, अपशिष्ट जल प्रबंधन व उसका शोधन, तो ये महत्वपूर्ण चीजें जो है राष्ट्रीय जल नीति के तहत कवर की जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो जनजातियों के जीवन की आवश्यकताओं, कल्याण तथा आजीविका को ध्यान में रखते हुए जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों को मान्यता अधिनियम 2006 बनाया गया। ये भी वन से संबंधित है। वन में जो लोग रहते हैं, जो वनों के संसाधन पे निर्भर हैं, ठीक है, उनके लिए भी सरकार ने ये अधिनियम 2006 में पारित किया। इसके बाद जो आर्द्र भूमियां होती हैं, उसके लिए रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान में, और ये कैस्पियन सागर के तट पर हुआ था 1971 में। भारत ने इस सम्मेलन की शर्तों पर 1982 में सहमति जताई और 1985 से ये वार्ता लागू हुई। आर्द्र भूमियों की बात करें तो सरकार समय समय पर आर्द्र भूमियों के बारे में डाटा जारी करती रहती है, और इस टाइम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 80 आर्द्र भूमियां भारत में हैं। पहले 75 थी। ठीक है, और 5 अभी जल्दी ही तमिलनाडु और शायद केरल में, ये चीज़ें आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कन्वेंशन था। अभी हाल ही में कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। और इस तरह की पीडीएफ पाने के लिए हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो हाल ही में जो कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं भारत सरकार हर बार सर्वे कराती है वन संरक्षण से संबंधित। तो ये सर्वेक्षण भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। ये सर्वे 1987 से लगातार हो रहा है। हर 2 साल में देश के वन क्षेत्र का आकलन किया जाता है। इससे निष्कर्ष भारत वन स्थित रिपोर्ट में प्रकाशित होते हैं। इसके जो निष्कर्ष होते हैं भारत वन स्थित रिपोर्ट में प्रकाशित होते हैं। अभी जो नवीनतम है वो 2021 में आया है, और देश का कुल वन क्षेत्र जो है यहाँ पर ये बताया गया है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.72% है। वर्तमान आकलन से पता चलता है कि पिछले साल ये जो आंकड़ा था 2019 का, उसकी तुलना में कुल वन क्षेत्र में कुछ वृद्धि हुई है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो था वो 21.72 से कम था। इस प्रकार हम देखते हैं, ये हमारा सर्वे था। इसके बाद हम लाइफ इनिशिएटिव के बारे में चर्चा करेंगे। लाइफ इनिशिएटिव को COP26 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ग्लासगो में इसकी चर्चा की गई थी। लाइफ इनिशिएटिव क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंटल पर्यावरण, एनवायरमेंटल लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये इसका हिंदी नाम है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, और ये लाइफ का फुल फॉर्म है। ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट 2021 में जो है पीएम द्वारा लाइफ को घोषित किया गया, और ये आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 अग्रणी पहलों की शुरुआत की, यानी इस लाइफ आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, जो जलवायु परिवर्तन, स्थिरता और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए देश के सक्रिय दृष्टिकोण को इंगित करते हैं। ये पहल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क स्कीम, ये 2 पहल लाइफ के अंतर्गत शुरू की गई है। लाइफ का विचार प्रधानमंत्री ने 2021 ग्लासगो में 26वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में पेश किया था। ये विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो विचारहीन और बेकार उपयोग के बजाय सचेत और जानबूझकर उपयोग पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये चीजें जो है लाइफ के अंतर्गत इन चीजों की चर्चा की गई है। इसके बाद हम एक कैंपेन अभी जो हाल ही में शुरू किया गया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये अभी 5 जून 2024 को शुरू किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, ये कैंपेन शुरू किया गया है 2024 में, 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क से की है। आप इसको याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लें कि कहाँ से की है, दिल्ली से की है या कहाँ से। तो रक्षा मंत्रालय ने इसके बारे में एक और घोषणा की है कि जो 15 अगस्त आने वाला है 2024 का 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर देश भर में 15 लाख पेड़ लगाने का अभियान रक्षा मंत्रालय चलाएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान का ये एक हिस्सा होगा। ठीक है, इसके तहत तीनों सेनाएं व अन्य जो संगठन है, पीएसयू है, एनसीसी वगैरह वगैरह, संबंधित संगठनों के माध्यम से ये संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो जो है ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं हो पाई। आई होप आप सभी समझते हैं कि एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं,
और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। और दूसरी बात ये है कि इस तरह की पीडीएफ पाने के लिए, इस तरह की वीडियोज पाने के लिए आप हमारे परचेज कोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है, पेड कोर्स को ज्वाइन करें। दूसरी बात ये है कि जो टेस्ट सीरीज है वो 149 में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है, तो उसे जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।